नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में समझा था। आज हम डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। ये दोनों ही लीगल एडवाइजर्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इनका मेंशन डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, जिससे हमें उनकी पावर्स और रोल्स के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इनका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र आर्टिकल 76 में किया गया है। ये पोस्ट यूनियन गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर होता है। इनका काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर में सलाह देना और सुप्रीम कोर्ट में उसका रिप्रेजेंटेशन करना। जैसे सेंटर के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही हर स्टेट के लिए होता है एडवोकेट जनरल, जिसका जिक्र आर्टिकल 165 में है। ये स्टेट का टॉप लीगल एडवाइजर होते हैं और गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनका काम होता है स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना और स्टेट के लीगल मैटर में हाई कोर्ट में उसका रिप्रेजेंटेशन करना। ये पोस्ट स्ट्रक्चर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पैरेलल है, लेकिन स्टेट लेवल पर काम करता है। अब समझते हैं रेलिवेंट आर्टिकल्स फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आर्टिकल 76, आर्टिकल 88 और 105। यहाँ पे हमने आर्टिकल 76 को ऑलरेडी समझ लिया। आर्टिकल 88 कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स अटेंड करने का राइट होता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जा सकते हैं और लीगल मैटर्स पर अपना इनपुट दे सकते हैं। जबकि आर्टिकल 105 में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी वही प्रिविलेजेस मिलते हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, जैसे स्पीच के लिए इम्यूनिटी, प्रोसीडिंग्स में प्रोटेक्शन, etc। यहाँ पे दोस्तों एडवोकेट जनरल के लिए भी कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 165, 177 और 194। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को समझते समय हमने आर्टिकल 165 को समझ लिया है। यहाँ पे आर्टिकल 177 कहता है कि एडवोकेट जनरल को स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज की मीटिंग्स अटेंड करने का राइट होता है, लेकिन वो भी वोट नहीं कर सकते। जबकि आर्टिकल 194 उनके प्रिविलेजेस के बारे में बताता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के बराबर होते हैं। ये उन्हें लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग में एक प्रोटेक्टेड और इंडिपेंडेंट रोल देने के लिए है। तो दोस्तों ये दोनों पोस्ट यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपने अपने लेवल पर गवर्नमेंट के हाईएस्ट लीगल ऑफिसर्स होते हैं। इनका काम लीगल एडवाइस देना, कोर्ट केसेज हैंडल करना और कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड प्रिविलेजेस का यूज करके गवर्नेंस को लीगली साउंड बनाना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए क्लियर फ्रेमवर्क दिया है ताकि एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लीगल स्क्रूटिनी से परे ना रहे और रूल ऑफ लॉ बनी रहे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब हम समझेंगे इनके अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ये पोस्ट बेसिकली सेंटर का चीफ लीगल एडवाइजर है, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही एलिजिबिलिटी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए होती है। मतलब कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए और या तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हाईकोर्ट के जज के रूप में हो या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस हाईकोर्ट एडवोकेट के रूप में हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर कोई इंसान एक एमाइनेंट ज्यूरिस्ट माना जाता है तो वो भी क्वालिफाई कर सकता है। अब समझते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में। तो इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है।
ये स्टेट का चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट भी स्टेट के हेड यानी गवर्नर के द्वारा होता है। एडवोकेट जनरल बनने के लिए वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो एक हाईकोर्ट जज के लिए होती है। मतलब कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसके पास या तो 10 साल का एक्सपीरियंस एज एडवोकेट इन ए हाईकोर्ट हो या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिस में हो। तो दोस्तों इस तरह से क्लियर होता है कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट प्रोसेस और क्वालिफिकेशन सिमिलर फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि एक सेंटर के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और दूसरे को स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो दोस्तों अब हम समझेंगे इनके टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसेस के बारे में। तो देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का फिक्स टेन्योर मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि उनकी सर्विस का कोई प्री डिफाइंड समय जैसे 3 या 5 साल कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं है। इस फ्लेक्सिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव यह है कि गवर्नमेंट अपने लीगल एडवाइजर को अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट कंटिन्यू या रिप्लेस कर सके। अगर रिमूवल प्रोसेस की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने ऑफिस में प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बेसिस पर बने रहते हैं। मतलब प्रेसिडेंट जब तक उन पर विश्वास रखते हैं तब तक वो अपना पद संभालते हैं। उनको रिमूव करने के लिए किसी फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। अगर अटॉर्नी जनरल अपने इच्छा से रिजाइन करना चाहे तो वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। ये प्रोविज़न उनकी पोजीशन को फ्लेक्सिबल और एग्जीक्यूटिव फ्रेंडली बनाता है। अब समझते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल की तरह ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स टेन्योर डिसाइड नहीं किया गया है। उनका ड्यूरेशन भी बिल्कुल ओपन एंडेड होता है और वो स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा पर डिपेंड करता है। इस सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि स्टेट अपने लीगल एडवाइज़र को सिचुएशन के हिसाब से अपॉइंट या रिप्लेस कर सकती है बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर के। ये अपने ऑफिस में तब तक बने रहते हैं जब तक गवर्नर उन पर कॉन्फिडेंस रखते हैं। मतलब वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अगर उन्हें रिजाइन करना हो तो वो डायरेक्टली गवर्नर को रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों पोस्ट यानी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के टेन्योर और रिमूवल का सिस्टम बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे बस फर्क इतना है कि एक के केस में अथॉरिटी प्रेसिडेंट है और दूसरे के केस में गवर्नर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनके रेम्यूनरेशन के बारे में। यानी कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को जो सैलरी या पेमेंट मिलती है उसका डिसीजन कैसे होता है। तो देखिए अटॉर्नी जनरल की रेम्यूनरेशन का अमाउंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिक्स करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई एग्जैक्ट सैलरी या पर्क्स मेंशन नहीं किए हैं। ये पूरा डिसीजन प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। एडवोकेट जनरल की रेम्यूनरेशन भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसे गवर्नर ऑफ द स्टेट फिक्स करता है। यानी कि स्टेट लेवल पर उनकी पेमेंट गवर्नर डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों ये था रेम्यूनरेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन पे। तो अब हम समझेंगे इनके ड्यूटीज एंड फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ड्यूटी है यूनियन गवर्नमेंट को लीगल मैटर पर एडवाइस देना। जब भी सेंटर को किसी लीगल इशू पर क्लैरिटी चाहिए होती है तो अटॉर्नी जनरल उन्हें ऑफिशियल एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट जो भी लीगल ड्यूटीज उन्हें असाइन करते हैं उन्हें परफॉर्म करना इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लीगल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के केसेज में। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी केस का पार्टी है
तो अटॉर्नी जनरल उनकी तरफ से आर्ग्यू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक स्पेशल ड्यूटी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती है कि जब भी प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन मांगते हैं तो अटॉर्नी जनरल वहाँ गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आर्टिकल 143 का मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी इंपॉर्टेंट लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पर कंफ्यूज्ड है तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो मान सकते हैं चाहे तो नहीं भी। ये पावर मेनली तब यूज होती है जब कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन चाहिए हो। अब समझते हैं ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ एडवोकेट जनरल के बारे में। तो स्टेट लेवल पर एडवोकेट जनरल का रोल भी सिमिलर होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर पर एडवाइस करते हैं ताकि स्टेट पॉलिसीज और डिसीजंस कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड रहे। नेक्स्ट है जो भी लीगल ड्यूटीज गवर्नर उन्हें असाइन करते हैं उन्हें परफॉर्म करना एडवोकेट जनरल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी वो गवर्नर के लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट लेवल पर। नेक्स्ट है एडवोकेट जनरल का एक मेजर काम है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्टेट के कोर्ट्स में। अगर कोई केस स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो तो एडवोकेट जनरल उनकी तरफ से आर्ग्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल दोनों ही अपने अपने लेवल पर गवर्नमेंट के टॉप लीगल एडवाइजर और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एक सेंटर के लिए और दूसरा स्टेट के लिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के राइट्स के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन दोनों ऑफिसर्स को कुछ स्पेशल राइट्स दिए हैं ताकि वो अपने ड्यूटीज इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। तो चलिए इन्हें समझते हैं। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल के पास राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल इंडियन कोर्ट्स होता है, मतलब वो किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं और गवर्नमेंट के बिहाफ में आर्ग्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बोलने का राइट दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे उनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता। वो सिर्फ डिबेट और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल को वही प्रिविलेजेस मिलते हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं, मतलब उनकी फंक्शनिंग पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस के बराबर प्रोटेक्ट होती है। अब समझते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में। तो दोस्तों एडवोकेट जनरल के पास राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल स्टेट कोर्ट्स होता है, मतलब वो स्टेट के हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में आर्ग्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनको स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स में बोलने का राइट होता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल की तरह उनके पास भी वोटिंग का राइट नहीं होता। नेक्स्ट है इनको वही प्रिविलेजेस मिलते हैं जो स्टेट एमएलएज को दिए जाते हैं, मतलब उनका पोजीशन और राइट्स स्टेट लेजिस्लेचर के लेवल पर इंश्योर किया गया है। तो दोस्तों राइट्स के केस में दोनों पोस्ट एक तरह से मिरर इमेजेस है, एक सेंटर के लेवल पर और एक स्टेट के लेवल पर। यहाँ पे बस फर्क इतना है कि एक पार्लियामेंट के साथ लिंक्ड है और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो दोस्तों अब तक हमने अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज, पावर्स और राइट्स को अच्छे से समझा, लेकिन एक इक्वली इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी लिमिटेशंस, यानी कि वो चीज़ें जो अटॉर्नी जनरल अपने पोजीशन में रहते हुए नहीं कर सकते। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कभी भी एडवाइस या ब्रीफ होल्ड नहीं कर सकते, मतलब उनकी लॉयल्टी हमेशा यूनियन गवर्नमेंट के तरफ ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल किसी भी एक्सक्यूज्ड को क्रिमिनल केस में डिफेंड नहीं कर सकते जब तक उन्हें गवर्नमेंट से प्रॉपर परमिशन ना मिल जाए। नेक्स्ट है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर का पोस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल के। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करने के लिए होता है। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल डायरेक्टली किसी मिनिस्ट्री या स्टैट्यूटरी बॉडी को एडवाइस नहीं दे सकते।
वो तभी एडवाइस करते हैं जब उनके पास लॉ मिनिस्ट्री से ऑफिशियल रेफरेंस आता है। एक और इंटरेस्टिंग लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि अटॉर्नी जनरल फुल टाइम गवर्नमेंट काउंसिल नहीं होते, मतलब वो गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं होते और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, बस उन्हें एबव रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी होती है। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल की ये लिमिटेशन इंश्योर करती है कि उनका रोल इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड रहे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट्स एंड रिलेटेड ऑफिसेज। मतलब अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल अपने काम में किन किन लोगों की मदद लेते हैं और उनके अराउंड कौन से ऑफिसेज एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में मदद मिलती है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से। लेकिन ध्यान रहे ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि स्टेचूटरी पोस्ट है जो लॉ के बेसिस पर क्रिएट किए गए हैं। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, स्पेशली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मल्टीपल केसेज कोर्ट्स में पेंडिंग होते हैं। एडवोकेट जनरल के केस में कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं दिया है, मतलब स्टेट लेवल पर सिर्फ एडवोकेट जनरल का पोस्ट ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। उनके लिए अलग से सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल जैसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल असिस्टेंस का सिस्टम मेंशन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट वाला दोनों चैप्टर खत्म होता है और यहीं पे हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी खत्म होता है। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन आ चुका है। हम लोग जल्दी उस किताब को शुरू करने वाले हैं जहाँ पे हम हर एक चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।